हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीएस क्लासेस गाइस। आज हम ये एक है जो पहले ग्रुप सी का पेपर हुआ था सीईटी का 5 नवंबर 2022 को हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं ऐसे ही दो प्रैक्टिस सेट पहले चैनल पे डाल चुकी हूँ। मैं उनका लिंक इस वीडियो में दे दूंगी, आप उनको यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक बेलन का मूल्य निकालना है, जबकि उसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य दे रखा है पर ₹50 प्रति घन मीटर। बेलन यानी सिलेंडर दे रखा है और इसमें ये दे रखा है, इसमें हम उसका आयतन निकालते हैं। तो जो बेलन है उसकी त्रिज्या तो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 3.5 मीटर, और ये इसका हमें आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला होता है πr²h। अब पाई लेंगे हम 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14 गुणा में 3.5। ये नीचे हमने इसका ये 10 हटा दिया। 7 से किया 7 दूनी, 2 से किया 1 5, यहाँ से फिर कट किया 7। अब ये हमारा हो गया 22×154 और गुणा में 14। ये हमारा आ गया अब 14 चौके 56, 5 14 पंजे 70, 5 75, 7 14 एकम 14 और 7 21। अब ये तो हमारा आ गया इसका घन मीटर में आयतन। घन मीटर में आयतन आ गया तो इसका हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा मूल्य दे रखा है 1 घन मीटर का, इसका मूल्य निकालने के लिए जो 1 घन मीटर का 50 रुपए में दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो हमारा ये आ जाएगा 0 5 6 30, 5 25 और 3 28, 2 5 एकम 5 और 2 7, 5 दूनी 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है हमारा, ए आंसर आ जाएगा। अब है बी पास। ये बी में सेकंड क्वेश्चन। ए ने 38,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह के बाद 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत में 22,000 का कुल लाभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है? तो ये क्वेश्चन भाई इस तरह से होगा हमारा। दोनों का हमें अनुपात निकालना पड़ेगा, जिस हिसाब से उन्होंने पैसे लगाए हैं उसी हिसाब से उनमें लाभ बटेगा। ऐसे ए ने कितने रुपए लगाए? 38,000। कितने दिन के लिए लगाए? पूरे साल के लिए लगाए, तो 12 महीने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बी ने रुपये कितने लगाए? 55,000, लेकिन उसने 5 महीने बाद लगाए हैं। 5 महीने बाद लगाए तो उसके पैसे कितने दिन लगे हैं? 7 महीने। अब इसका हम ऐसे कट करके निकाल लेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 जा 96, 9 और 12 3 जा 36 और 9 ये हो गया 45। फिर ये हो गया हमारा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। अब हम इन दोनों के लाभ का अंतर पूछ रखा, तो हम इनका अंतर यही कर लेंगे। हम दोनों का अलग अलग पार्ट निकाल के तब अंतर नहीं करेंगे, हम यहीं से इनका अंतर करके सिर्फ वही निकालेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। अब ये देखिए 6 में से 5 गया 1 और 15 में से ये गया 71। ये आ गया इसका। अब हम जब इसका पार्ट निकाल लेंगे तो हमें इनका दोनों का योग भी चाहिएगा। पोर्शन निकाल लेंगे जब नीचे, तो ये हो गया हमारा 6 5 11, 5 और 8 13 और 1 14, 4 3 7 और 1 8। तो हम इसका पार्ट कैसे निकालेंगे? ये तो ऊपर इनका अंतर हो गया, ये इनके दोनों जो हिस्से थे उनका योग हो गया, अनुपाती योग।
और ये इनका लाभ हो गया, 22,000 का लाभ कमाया है इन्होंने। जब हम इस सारे को सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा इसका आंसर बी पार्ट, 1857 आ जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे। ये थोड़ा सा पॉइंटों में जाएगा, लेकिन इसमें के लगभग पूछ रखा है, तो हमारे पॉइंट का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। अब हमारा ये क्रय मूल्य तो हो गया हमारा सीपी, और विक्रय मूल्य हो गया हमारा एसपी। अब ये इसने ये बोला कि मान लो सीपी हमारे 100 ले लिया, तो 20% लाभ पे बेची गई है, 20% लाभ पे बेची गई है, तो हमारा एसपी हो जाएगा 120, क्योंकि 20% तो लाभ हो गया। अब जब इनका अनुपात पूछा तो हम इनको ऐसे कट करेंगे, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, ये 5:6 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दे रखा है कि एक प्लॉट है, उसको इतने 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ के लिए वह प्लॉट को कितने में बेचे। तो इसका क्या होगा, ये जो प्लॉट है, ये हमारे जो 15% की हानि हुई है, किस पे हानि हुई है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे हानि हुई है, तो ये कितने की वैल्यू दे रखी है, जो बेचा है 15% हानि पे बेचा है, तो ये हमारी 85% की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्रय मूल्य को एक्स मान के ऐसे करेंगे इस सम को, जैसे हमने क्रय मूल्य को एक्स मान लिया, फिर ये कितने की वैल्यू दे रखी है, 85% की, तो x इंटू 85/100 इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसको हम यहीं कट करेंगे, 5 से 17, ये हो गया 20। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया हमारा गुना में, ये 20 ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड में था, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा। 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, और ये हमारा हो जाएगा अब 3 जीरो और 11 दूनी 22, 22,000 हो गया हमारा। फिर इसने क्या पूछ रखा है कि 15% लाभ। अब यो 15% लाभ होएगा हमारे 22,000 पे, तो हम इसका 15% लाभ निकालेंगे, तो 22,000 का 15% निकाल लेंगे, इससे ये कट हो गया, और 15 जीरो जीरो, और 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30 और 3 33, ये हमारा लाभ आ गया 15% का इससे। और इसका हम टोटल निकालेंगे, तो उसने ये पूछा कि प्लॉट को कितने में बेचे, कितने में बेचे, तो यानी लाभ भी और क्रय मूल्य भी दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हमारा, इसमें हम ये 22,000 और ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 25,300 रुपये। यही हमारा आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखी है हमें ये 3 धनात्मक संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। यानी इसमें 3 संख्याएं हम अपने पास से मान लेंगे। कौन कौन सी मान लेते हैं, हमने मान लिया x है एक संख्या, एक y मान ली, और एक z मान ली। जो x है वो सबसे छोटी है, y उससे बड़ी, और z सबसे बड़ी मान लेती, क्योंकि इसमें हमें 3 वो बता रखे हैं। अलग अलग कंडीशन। अब तीनों संख्याओं का औसत, इनका औसत कैसे निकलता है, तीनों को ऐड करके, और इनकी संख्या 3 है तो हम 3 से भाग दे देंगे। फिर क्या बोल रखा है, औसत का 1/3, 1/3 यानी ये जो औसत है इसका भी 1/3 है ऐसे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, z, से 8 कम है, यानी -8। ये तो हमारी इक्वेशन 1 होगी, इसने बोला है जो हमने लिख दिया है।
फिर सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या x, फिर दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत, औसत के लिए इसको फिर ऐसे 2 से करेंगे हम, कितना है 8 है। अब देखो हम इसको इससे निकालेंगे ऐसे, ये हमारा हो गया x प्लस वाई, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई 16, x प्लस वाई की वैल्यू ये 16 आ गई, इसको हम यहाँ पुट करेंगे ताकि हमारे z की वैल्यू आए। इन्होंने सबसे बड़ी संख्या ही पूछ रखा है इसलिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 तो एज इट इज, x प्लस वाई ये 16 प्लस z और डिवाइड बाय 3 और इज इक्वल टू z माइनस 8, ये 3 3 9 हो गया। इसको हम इधर ले जाएंगे, यानी ये यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 प्लस जेड इज इक्वल टू ये 9 जेड माइनस 8, 16 प्लस जेड इज इक्वल टू 9 जेड माइनस 9 है 72। अब इस जेड को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये 16 प्लस 72 और ये हो गया हमारा 8 जेड, ये 9 जेड इधर था, ये प्लस का जेड इधर गया तो ये माइनस का हो गया। तो अब ये हमारा आ गया 6 और 2 8, 7 और 1 8 इज इक्वल टू 8 जेड। जब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ऐसे कट करेंगे तो 11 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रखी है, 11 आ जाएगा हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा डायरेक्ट हम इसको याद भी रख सकते हैं इस क्यूब रूट को, और अगर हम याद ना हो तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, ऐसे करेंगे 13 31, ऐसे 11 से डिवाइड हुआ, ये 11 से डिवाइड 11 1 जा 11 2 3 11 2 जा 11 1 जा, फिर 11 से करेंगे 11 आ जाएगा। ऐसे ही ये हमारा है 216 को हम 6 से करेंगे तो 6 6 ये 18 और 3 6 6 36 और फिर 6 से, फिर हमारा ये हो गया 729। जब हम इस 729 को करेंगे 9 से डिवाइड तो ये हो गया हमारा 9 अठे 72, 9 एकम 9, 9 से फिर किया तो ये आ गया। फिर हमारे जो तो ये हमारा भी ये हम 64 का करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे हम, तो ये हमारा 4 का आ जाएगा। जब हम इसकी सभी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे 11 मल्टीप्लाई 6 जो इसमें दे रखा है ऐसे कैसे, और मल्टीप्लाई 9 और प्लस में 4 ऐसे कर देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 79 आंसर आ जाएगा। अब भैया हमारा अगला क्वेश्चन, श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में इस ऐसे पोर्शन में 1/2 1/3 1/4 1/5 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। इसके लिए भैया हम जो ये नीचे दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। जब हम उनका एलसीएम निकालते हैं ऐसे करके तो इसमें कोई भी कॉमन 2 से किया, 2 1 जा 2 3 का 3 2 4 जा 5 और 7 ऐसे कैसे आ गया। फिर एलसीएम के लिए कोई कॉमन तो है नहीं, तो हम इसको जितने बचे उनको को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 60 और जब 7 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 420 आंसर आ जाता है। तो यही हमारा आंसर होता है। अब ये दे रखा है हमारे पास अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी तथा सी की आय में अनुपात है। तो ये हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, हमने सी की आय मान ली कि हमारे पास सी की आय 100 रुपये है, तो इसकी बी की आय वो कितनी है, बी की आय है वो सी की आय से 20% कम है, 20% कम है तो हम बी की आय 80 ले लेंगे। फिर हमारे पास दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी बी की आय से 10% अधिक है, तो 80 तो ये है। ही है। और जब हम इसका
10% निकालेंगे तो 8 ये आ जाएगा, दोनों जुड़ के हमारी 88 आ जाएगी, इसकी एक ही आए। फिर इसको हम 4 से कट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 22, 20 और 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स हैं जो सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं। 45 सेकंड, ये 45, 75 और 90 सेकंड में बदल रही है। ये इस टाइम पे साथ बदली थी, तो अगली बार कैसे कितने पे बदलेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इसमें देखो ये सारी 15 से हो रही हैं। 15 3 जा, 5 जा और 6 जा। 3 से करेंगे 1, 5 और 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 तिये 30, 30 की, और जब हम इसकी करेंगे तो ये हमारा आ गया इतनी आ गई। लेकिन ये तो हमारी सेकंड आई है, तो सेकंड आई है तो इनकी हम मिनट बनाएंगे। तो जब हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी मिनट बन जाएंगी? ये इस 0 से ये बन गई 7, 7 पे गया सीधा। फिर बचा क्या? 31 बच गया। 30 बचे ना। इतनी मिनट के बाद दोबारा बजेंगी तो पहले कितने टाइम पे बजी हैं? 7, 20 और 15 पे बजी हैं। तो अगली बार बजेंगी वो 7, तो ऐसे कैसे 20 का 27 हो गया, ये 15 का 45 हो गया। यानी 7 बजकर 27 मिनट और 45 सेकंड पे बदलेंगी वो। तो ये हमारा ए इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल है 45, उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो तभी निकलेगा जब हमारे पास संख्याएं आएंगी। और संख्याएं को हम, एक संख्या हमने एक्स मान ली, दूसरी वाई मान ली, तो एक्स प्लस वाई क्या दे रखा है? योगफल 45। उनका अंतर यानी इन दोनों का अंतर क्या दे रखा है? योगफल का, ये योगफल है, इसका 9वां भाग यानी इसको 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 5। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे इक्वेशन को, ये तो कट, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 50। तो x आ गया 25। जब हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो ऐसे रखेंगे 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 45। तो y इज इक्वल टू 45 माइनस 20। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी 25 आ गई। अब हमारे पास संख्याएं तो आ गई दोनों, एक 20 आ गई, एक 25 आ गई। इनका एलसीएम निकाल लेंगे। नहीं, ये यहाँ 25 था तो ये हम यहाँ 20 यहाँ 25 होके ये 20 आ जाएगा। यहाँ एक संख्या हमारी 25 आ गई, एक हमारी 20 आ गई। 5 से करेंगे 5 5 25, 5 चौक 20, 5 5 25 चौके 100, यानी 100 इनका एलसीएम आ गया। हमारा आंसर आ जाएगा 100। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। यदि x एक 3 अंकों की संख्या है और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या है तो x घटा y सदैव 9 से भाग होती है। इसको देखो ऐसे करके भी देख सकते हैं। जो x है, मान लो एक 3 अंक की संख्या ये होगी। अब y है, उसके अंकों को पलट कर बनने वाली संख्या ये होगी। अब इन्होंने बोला है कि x घटा y हमेशा, ये दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो किससे हमेशा 9 से भाग होगा। तो देखो 12 में से 3 गया 9, या 13 में से 4 गया 9, ये 99 आ गई। 99 हमेशा 9 से ही भाग होगा। ना तो ये 12 से हो रहा है, ना ये 4 से हो रहा है, और ना 6 से हो रहा है, इसलिए ये 9 से ही भाग होंगे ऐसे में। अब ये दे रखे हमारे पास, ये स्टेटमेंट दे दी और इसका निकटतम मान यानी आसपास का मान पूछा है। हम ज्यादा एग्जैक्ट लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ हम आसपास का ही लेके चलेंगे। तो ये ले देखो आप, ये जो 3 है, हम इसके सारे पॉइंट लेने की बजाय इसको सिर्फ 3.10 ऐसे लिख लेंगे, पॉइंट हटा के। फिर ये हमारा 25 है, ऐसे 0.25 है, ये ऐसे लिख दिया है। इसका हटाएंगे तो ये ऐसे बन गया।
फिर ये हमारा 499 है, इसको हम सीधा 500 ले लेंगे क्योंकि आसपास का पूछ रखा है ना, तो इसलिए। फिर हमारे से ये पूछेंगे, ये हो गया फिर हमारा ये भाई। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको 125 को, तो ये ऐसे इसका हम ऐसे लिख लेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। फिर हम इनको कट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ करेंगे 25 एकम 25, यहाँ से कट किया 25 चौका 100, और ये जीरो की जीरो ऐसे, फिर यहाँ से कट किया 5 वन जा 5, 5 8 आ गया यहाँ, फिर 8 को यहाँ से कट किया, 8 थ्री जा, यहाँ आ गया। फिर इसको हम 25 से करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और जीरो, फिर 5 से ये कट किया, 5 अट्ठे 40। तो अब हमारे पास बचा क्या, नीचे ऊपर 3 ये बच गया, 3 ये बच गया, नीचे 10 और ये 8, ये हमारा बच गया, ये यहाँ लिख लिया। अब ये हमारा 9/80 बच गया हमारा। यहाँ ये देखो आपको निकटतम लिख रखा है, निकटतम लिख रखा है, तो हम इसको 9 को 8 लिख सकते हैं, या इसको हम 10 भी लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने इसको 10 लिख लिया, और ये हमारा 80 है, इसको कट करेंगे तो हमारा 1, ये हमारा 1/8 आ जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन अगला अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि है जो साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए देखो, कोई भी धनराशि है, यानी वो धनराशि हमने एक्स मान ली, वो 7 वर्ष का टाइम देती है और डबल हो जाती है, यानी 2x हो जाती है। रे हमारी ब्याज लगता है साधारण ब्याज। तो ये x तो इसमें ब्याज हो गया, और x हमारी होगी राशि। तो इसमें x राशि होगी हमारी, तो इसको जब आगे हम अगले 7 वर्ष के लिए देंगे, तो ये हमारी ये यहाँ x राशि थी, तो या फिर ये 2x हो जाएगी। तो हमारा ये x ब्याज था, तो ये कितनी बनी हमारी 3x होगी। लेकिन इसने पूछ रखा है कि 4x। अब यहाँ से फिर हम अपनी x राशि को यहाँ से 7 साल के लिए हम फिर देते हैं, तो फिर ये 2x हो जाती है। अब ये हमारा 2x तो या ब्याज, और ये हमारी राशि, तो कितना हो गया 2x, तो ये राशि यहाँ होगी, 2x यहाँ ब्याज था, होगी 4x। तो कितना टाइम लिया इसने हमारी ने, 7 साल, यहाँ 7 7 14 और 7 21, 21 वर्ष लिए। अब यही क्वेश्चन अगर चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाए, तो मान लिए एक्स है राशि, 7 साल में वो 2 गुनी होगी, 2x होगी। अब चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो अगले आगे दी, तो ये अगले 7 साल में ये हमारी 4x होगी, 4x होगी, तो 4 गुनी होने के लिए कितना टाइम लगे, 7 और 7 14 वर्ष। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाए यही क्वेश्चन, तो 14 वर्ष लगे, और अगर साधारण ब्याज में आ जाए तो 21 वर्ष लगे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात ये 8:5 है। यदि लड़का अकेला खुदाई के लिए लगाया जाए, तो वह इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, कितने दिन में कर पाएगा। आप देखो, मैं आदमी को तो मैं एम से डिनोट करी, और लड़के को करूँ बी से बॉय, दोनों मिलकर 40 दिन में काम करते हैं। आदमी है, वो आदमी करता है 8 काम, लड़का करता है 5 काम, तो टोटल कितने हुए 13। वो टोटल कुल काम निकालते हैं हम, ये 13 तो ये रोज करते हैं काम, लेकिन कुल काम हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पूछ रखा है कि लड़का अकेला 5 काम कर रहा है ना एक दिन में, तो कितना करेगा। तो इसको हम ये जो कुल काम से लड़के के काम को जब हम डिवाइड करेंगे, तो लड़के के दिन आ जाएंगे, कितने आएंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 13 अट्ठे 104, 104 आ जाएंगे लड़के के। अगर यही क्वेश्चन में आदमी के पूछ रखे हो, तो आदमी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम हमारा वही दे रखा है, वही है। अब आदमी 8 काम करता है, तो इसको हम आदमी के लिए जब निकाल रहे हैं, तो इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40,
अब ये हमारा आ जाएगा 13×5 = 65। अगर यही क्वेश्चन आदमी के लिए पूछा जाए तो 65 दिन, और लड़के के लिए पूछा गया तो 104 दिन। 104 हमारा आंसर आ जाएगा। अब है ये हमारा अगला क्वेश्चन। 126 रुपए प्रति किलो तथा 135 प्रति किलो की चाय की तीसरी प्रकार की चाय में इस तरह से मिश्रण में मिलाया गया है। यानी हमें दिया क्या गया है, 126 दे दिया हमें और 135 भी दे दिया रेट, लेकिन हमें तीसरी चाय का रेट नहीं मिला, बताया कि क्या रेट की, वो एक्स रेट मान लिया हमने। फिर क्या है, इसका 1:1:2 में मिलाएगी, यानी दो इसके तो इसके हैं, एक इसका और एक इसका। टोटल जो मिश्रण है उसका मूल्य इसने 153 बना दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल मिश्रण का मूल्य 153 बना दिया, तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 126, इसकी इससे कर देंगे, जमा में करते जाएंगे ऐसे, और इसकी इससे करेंगे तो 2x। अब ये जितने अनुपात यहाँ दे रखे हैं इनको ऐड कर लेंगे, 1 2 और 2 4 ऐसे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, 126 जमा 135 इज इक्वल टू जमा में 2x इज इक्वल टू, ये इसको 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4×3 = 12 और 4×5 = 20 और 1 21 और 4×1 = 4 और 2 6। अब ये x है हमारा, x 2x इधर है। अब इन दोनों को जोड़ के इधर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6×5 = 11, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। 11 में से 6 गए 5, और यहाँ 5 में से 3 गए 2, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ गई 1। सॉरी तो ये गलत हो गए थे यहाँ, ये इनकी जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो 2 में से गए 1 और 11 में से 6 गए 5, और यहाँ बचा फिर हमारा 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा हमारा। 3 आएगा तो जब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 15 हो गया, 2×7 = 14 और ये हो गया 11 या, और 2×5 = 10 और 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है ये हमारा अगला 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है, किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, पीवीसी, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बेकेलाइट। 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था, क्या नारा था इसका, दवा की जगह ध्यान, दवा बिना नुकसान, स्वास्थ्य के साथ योग, स्वास्थ्य बिन दवा। तो इसका आ जाएगा दवा बिन नुकसान, यानी रोगी को दवा तो दी जाए उससे नुकसान ना हो। उस पौध समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नग्न बीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठकीय होते हैं, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो इसका आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। अब है हमारा ये ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक की स्पर्धा में सर्वाधिक पदक जीते हैं, हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, निशानेबाजी। इसका आंसर आ जाएगा हॉकी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है, कौन सा है, यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पथ है, यह नेटवर्क एडेप्टर से जुड़ी एक यूनिक वैल्यू है, यह एक यूनिक एड्रेस है जिसके द्वारा नेटवर्क के प्रत्येक नोड को अन्य तरीके से पहचाना जा सकता है, यह नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा वेब पर आपस में जुड़े
हुए व्यय पेजों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए। यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक अद्वितीय एड्रेस अथवा पथ है। गूगल, बिग तथा याहू इनमें से किसके उदाहरण हैं? मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, सर्च इंजन। ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक, त्रुटिहीन तथा विश्वसनीय है? डाटा कंसंट्रेट, डाटा डिक्शनरी, डाटा इंस्टेंस, डाटाबेस स्कीमा। तो इसका आ जाएगा डाटा कंसंटेंट। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम यानी ये जो मेमोरी की यूनिट्स दे रखी हैं और इनको ये बताना कौन सी बड़ी है और कौन सी से छोटी है, एक क्रम वाइज कौन सी क्या किस तरह से। इसमें से गाइस सबसे बड़ी होती है एक्साबाइट, फिर होती है पिटाबाइट, फिर होती है टेराबाइट और फिर होती है गीगाबाइट। यानी गीगाबाइट सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी टेराबाइट, फिर टेराबाइट से बड़ी पिटाबाइट और सबसे बड़ी एक्साबाइट। भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ये संविधान के संशोधन के बारे में बताया। इनमें से बता रखा है कि कौन सा कथन ठीक है और कौन सा नहीं है। संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। यानी जो संसद है में जो भाग नंबर 3 है हमारे संविधान का, उसको छोड़कर किसी भी भाग को संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन विधेयक यानी जो संविधान संशोधन से रिलेटेड जो बिल होता है उसको केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इनमें से ये बताना कि कौन सा सही है। तो इनमें से सिर्फ ये थर्ड वाला सही है। कोई भी विधेयक गाइस वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पारित किया जाता है। वो एक लोकसभा में नहीं होता, वो दोनों दोनों में पारित होता है हमारे। पहले लोकसभा में, राज्यसभा में और फिर लास्ट में राष्ट्रपति के साइन उस पर जरूरी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं? तो कौन से ये बता रहे कौन से ऐसे देश हैं जो साथ आकर जिन्होंने संघ बनाया है? तो कौन से हैं? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। इनमें से कौन से हैं? 2 और 3 यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। सी पार्ट में है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन और डी पार्ट में है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनका इनमें है गाइस जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, इनका तो एक संघ है, लेकिन इन देशों के का भारत से कोई ऐसा स्पेसिफिक संघ नहीं है जो 2 देशों के बीच हो या 4 देशों के बीच हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषता या विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी या थी? तो ये बता रहे कि जो सहायक संधि जो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने बनाई थी, तो इसकी कौन सी वे सही है और कौन सी गलत है? पहली बात तो यही सही है, ये इसे लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा बनाया गया। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। जो इसमें मतलब सहायक संधि में सहयोग करेगा उसके भूमि के क्षेत्र में ब्रिटिश सेना की टुकड़ी तैनात रहेगी। फिर तीसरा है सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। चौथा है ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। यानी जो ब्रिटिश है वो सहयोगी पक्ष जो इसकी सहायक संधि का पक्ष ले रहा है उसकी जो अंदर के उसके देश में कोई भी चुनौती है सिर्फ उसी से रक्षा करेंगे। अब इसमें विकल्प में पूछ रखा है कौन कौन सा विकल्प सही है? 1 और 2 सही है या 1 2 3 सही है या 1 और 4 सही है या केवल 2 सही है? तो इसमें गाइस हमारे जो ये 1 और 2 है सिर्फ यही सही ही है। इसे लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा बनाया गया था और सहयोगी पक्ष के जो
जो भी राजा इस संधि को स्वीकार करता था तो उसके राज्य में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी भेज दी जाती थी। होगी। अब है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बाजार संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग वक्र बाई और शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वक्र दाई और शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ये बता रखा है जो हमारे कर्व होते हैं, अगर हमारा जो मांग का कर्व है वो तो नीचे की तरफ आए और जो पूर्ति का वक्र है वो दाईं ओर जाए तो इसमें जो संतुलन को की कीमत पे क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ेगा, अपरिवर्तित होगा, अनिश्चित रहेगा या घटेगा। तो इसका आंसर आएगा घटेगा। किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है। यानी कोई भी सरकारी क्षेत्र की कोई भी चीज है उसको सार्वजनिक रूप से बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विनिवेश, परिसीमन, सामुदायिकीकरण, राष्ट्रीयकरण। इसका आएगा विनिवेश। भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर आ जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये हमारा कहाँ है, ये हमारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या के रूप में घोषित किया गया है। ये पाठ है सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर, केरल में पश्चिमी तटीय नहर, कोट्टापुरम कोल्लम उद्योग मंडल, चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर, काकीनाडा सीपाट है, काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी के निर्दिष्ट भाग 1078 किलोमीटर, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी 1620 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ये जलमार्ग संख्या 2 के रूप में किसे घोषित किया गया है, सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी में 491 किलोमीटर का मार्ग है उसे घोषित किया गया है। अब ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन आ गए। गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अक प्रत्यय। प्रत्यय हमारे शब्द के पीछे पीछे जुड़ते हैं और जो उपसर्ग हमारे हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं। विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है कौन सा है। हे लड़के इधर आओ, वह हिंदी अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है, आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा है। तो इसमें देखें ये लड़के, ये जो ये था विस्मय अधिबोधक ये लड़के के बाद लगेगा और यहाँ कोमा नहीं लगेगा और इधर आओ के बाद पूर्ण विराम लगेगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। अब हमारा बी पार्ट, हाँ ये हमारा बी पार्ट सही है, ये हमारा आंसर है। ये क्यों ठीक नहीं है, ये सेमीकोलन है जो ये लगाया है ये अर्ध विराम, ये यहाँ नहीं लगेगा, ये इस सेंटेंस में लगेगा ही नहीं। खेत बगीचा और ये यहाँ घर, यहाँ कोमा नहीं लगेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33। विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, विप्सालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, व्यतिरेक अलंकार। तो इसका आ जाएगा विप्सालंकार। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। अब मैंने बताया था ना आपको उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे। ताज, ये तो ताज तो सिर्फ वर्ड है, बाज बाज भी वर्ड है और नाज है नाज भी वर्ड है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सरताज। अब ये जो व्यक्ति जन्म न ले, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ए नश्वर, अमर, अजन्मा, अजर।
तो इसका आ जाएगा अजन्मा, जो जन्म ना ले वो अजन्मा, जिसका नाश ना हो वो अनश्वर, अमर जो कभी ना मरे वो अमर, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर। तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तट, तट के लिए पर्यायवाची शब्द तटीनी, किनारा, मरीची, तटनी। तो इसका आ जाएगा तट का किनारा। तटीनी तो हमारी नदी होती है और मरीची हमारा हिरण होता है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से शुद्ध बताना है कि प्रमाणिक को हम कैसे लिखेंगे। तो हम प्रमाणिक को जैसे ये ए पार्ट में है ऐसे लिखेंगे। पै के नीचे रह लगने के बाद आ की मात्रा भी लगेगी, फिर माणिक। अब है ये आम्र वृक्ष, मस्त पद का उचित विग्रह होगा। जो आम्र वृक्ष है उसका उस पद का, ये समस्त पद है, इसका विग्रह क्या होगा। आम के लिए वृक्ष, आम से भरे वृक्ष, वृक्ष है जो आम्र, आम्र का वृक्ष। इसका आ जाएगा हमारा आम्र का वृक्ष। वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है। इसमें हम, आप, वे, मैं। तो इसमें आ जाएगा जो निजवाचक भी है आप। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है बहुत अनुभवी होना, बहुत मेहनती होना, अलग अलग घाटों का पानी पीने वाला, बहुत प्यासा होना। तो इसका आ जाएगा हमारा बहुत अनुभवी होना। वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं वाक्य के। कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, कर्म और विशेषता, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय हमारे जो वाक्य है उसके प्रमुख दो घटक होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें से तत्सम शब्द की पहचान करनी है। काठ, भ्राता, खेत, लाख। इसमें जो हमारा ये भ्राता शब्द है ये हमारा तत्सम है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो हमारे संस्कृत के शब्द एज इट इज हम हिंदी में यूज करते हैं। इसमें जैसे नीचे जो पैर में रह लग गया वे शब्द आते हैं, जिसमें री की ऊपर री की मात्रा लग जाती है, सारे वो शब्द हमेशा इसी में आते हैं। कक्ष के डैश बहुत गर्मी है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। यानी बाहर शब्द के का जो विलोम शब्द है वो ही इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा। भीतर, बीच में, ऊपर, नीचे, यानी बाहर का क्या आ जाएगा भीतर। दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। सुबह देर में उठना ठीक नहीं है। यह किताब 230 रुपए से बिक गई। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। मैंने आज खेलने नहीं जाना है। तो इसमें देखो सुबह देर से में नहीं आएगा, से उठना ठीक नहीं है। यह किताब 230 रुपए में बिक गई। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, ये ठीक है आपका। मैंने आज, मैंने नहीं आएगा या मुझे आज खेलने नहीं जाना है। अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें अयादी संधि है जो उसका उदाहरण कौन सा नहीं है। उच्छ्वास, गवेषणा, शयन, श्रावण। तो इसका आ जाएगा उच्छ्वास। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पैसिव फॉर्म बनानी है किसकी। शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो इसमें जो हमेशा इसकी पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो जो विल हैव है हमारा, जो विल हैव है वो विल हैव बीन में चेंज होता है। तो ये इसमें आ जाएगा सबसे पहले द वर्क, फिर विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। ये देखो ना हमारा कौन से में है, ये रहा। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी पार्ट। अब ये रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस लेबल्ड एज पी क्यू आर एस।
टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ये जो पी क्यू आर एस दे रखे हैं इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यानी इनको किस तरह से हम अरेंज करें कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो इसमें देखना पहले आता है द पावर ऑफ नोबल, फिर आएगा डिड्स इज टू बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ड ऑन टू द फ्यूचर। ये इसमें ये बता रखा है जो हम नोबल कार्य करते हैं, कोई भी अच्छे कार्य करते हैं, वो प्रिजर्व्ड एंड पास्ट, वो हमारे पास्ट को भी और हमारे भविष्य को भी प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखते हैं जो हम अच्छे कार्य करते हैं। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ये जो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ट यानी जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। इसका आ जाएगा हमारा ए पार्ट। अब पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4। अब ये है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नो एरर, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखना यहाँ देखिए थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है तो दा लग गया, फिर इसमें भी हमारे में कोई भी मिस्टेक नहीं है और नहीं यहाँ हमारी कोई मिस्टेक है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, नो एरर है इसमें। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अब ये आपको इडियम दे रखा है, मुहावरा दे रखा है और इसका ये बताना है कि इसमें से इसका आंसर कौन सा है। हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टॉल स्टोरीज, जो उसका स्पीच है वो हमेशा भरा हुआ रहता है किससे, फुल ऑफ टॉल स्टोरीज यानी जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं ना उनसे। हीरोइक स्टोरीज, एग्जैजरनेट टेल्स, रियलिस्टिक स्टोरीज, लॉन्ग टेल्स। इसका आ जाएगा बी पार्ट। एग्जैजरेटेड टेल्स यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकना, झूठ जो बड़ा चढ़ा के बोलना होता है ना वो बातें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। ये कोई भी एक सेंटेंस दे रखा है पूरे, इसको पढ़ के ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड इस चीज के लिए परफेक्ट है। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट। ये बता रखा है कि ऐसा अपार्टमेंट है बिल्डिंग का जिसमें हर एक अपार्टमेंट का मालिक अलग अलग है और उसमें अलग अलग लोग रहते हैं। बट आल्सो कंटेनिंग शेड एरिया, परंतु वो कुछ एरिया है जिसको शेयर करते हैं। मल्टीप्लेक्स, डुप्लेक्स, कारवान, कंडोमिनियम। इसका आंसर आ जाएगा कंडोमिनियम। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। ये जो वर्ड दे रखा है अंडरलाइन है फ्रीक्वेंट, तो इसके लिए हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। अर्थक्वेक आर फ्रीक्वेंट इन जापान, जो अर्थक्वेक है वो जापान में बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो अनयूजुअल, फ्यू, रेयर और एक्सटिंक्ट। इसका आ जाएगा रेयर। फ्रीक्वेंट यानी बहुत जल्दी आते हैं, रेयर यानी कभी कभार दुर्लभ ही होते हैं, कभी कभार एक दो बार, कभी सालों में एक दो बार आ गए। अब ये हमारा चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। अब ये दे रखा है जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट बताना है। सी इज स्लेंडर इन फिगर, जिसमें स्लेंडर वर्ड है इसका बताना है। तो स्लेंडर क्या है, स्लेंडर होता है दुबला पतला, फ्रेल। स्लिम, स्लिम तो इसका वो हो गया, सेम मीनिंग हो गया। अब इसका आ जाएगा स्टाउट और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत और इसका आंसर आ जाएगा स्टाउट। स्टाउट यानी जो मोटा ताजा हो, स्ट्रॉन्ग वैसे मजबूत होता है लेकिन स्टाउट होता है जो मोटा ताजा हो। स्लेंडर होता है स्लिम,
मतलब बिल्कुल पतला सा, दुबला पतला। अभी हमारा पैसेज दे रखा है और इसमें से एक क्वेश्चन 54, 55 और 56 का आंसर देना है। अब मैं इस पैराग्राफ को तो पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसमें क्या क्या आएगा। फाइंड आउट ए वर्ड, एक वर्ड फाइंड आउट करना है फ्रॉम द वो पैसेज, इस पैसेज में से, विच मीन्स ए कंट्रीज हिस्ट्री, जो एक कंट्री की हिस्ट्री को दिखाता है, ट्रेडिशनल परंपराओं को दिखाता है, एंड कल्चर्स और उसकी संस्कृति को दिखाता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? हेरिटेज, प्रिस्टाइन, अट्रैक्शन, आइडेंटिटी। इसका होता है हेरिटेज। हेरिटेज होता है यानी विरासत। विरासत में क्या आ जाती है? किसी भी कंट्री की हिस्ट्री हो, उसकी परंपराएं हो, उसकी कल्चर्स हो, कैसा रहन सहन है वहाँ, वह सब कुछ हेरिटेज में आ जाता है। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूट टू अवर कंट्रीज। जो टूरिज्म को हम अगर एक इंडस्ट्री के लिए, एक इंडस्ट्री के तौर पे देखें तो कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश को? कैसे करता है? एग्रीकल्चर एंड रिलीजन से, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से, रिलीजन एंड स्टैटिक्स से, पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से। तो ये हमें हमारे को करता है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से। अगर हम टूरिज्म को एक इंडस्ट्री की तरह लेंगे तो हम एजुकेशन कैसे लेंगे? जैसे बाहर से कोई भी आदमी आता है तो वो, उसको वो लैंग्वेज नहीं, वो बाहर की अपनी लैंग्वेज उसको आती है, लेकिन जो उसको यहाँ इंडिया की लैंग्वेज नहीं आती, तो जो हमारे एजुकेटेड पर्सन होंगे एज ए वो वो एज ए उनके ट्रांसलेटर के थ्रू थ्रू काम करेंगे। इसके लिए उनको एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन वो ले लेंगे तो फिर वो ट्रांसलेटर जब बन जाएंगे तो उनको नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे, जैसे होटल मैनेजमेंट वगैरह है, बहुत सारे ऐसे है। अगर टूरिज्म को हम इंडस्ट्री के रूप में लेते हैं तो ये दोनों चीजें, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीजें बढ़ती हैं। बिसाइड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड, तो इंडिया है वो कौन, वर्ल्ड का कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है? कौन सा है? ये है 7th। अब चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्रीपोजिशन है वो इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स में करनी, फिल करनी है। शी सक्सीड डैश डिनीड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड हार्ड वर्क, इसका आ जाएगा बाय, सक्सीड बाय। fill in the blank with the appropriate option given below। अब अप्रोप्रिएट ऑप्शन से इसको फिल करना है। द बैटल ऑफ वाटरलू, जो वाटरलू की लड़ाई थी, वाज वॉन डैश ऑफ इटन, कहाँ वो, कहाँ ईटन के कहाँ जीती गई थी जो वाटरलू की लड़ाई थी? ऑन द प्लेइंग फील्ड, इन द प्लेड, फोर प्ले फील्ड, विद द प्ले फील्ड। इसका आ जाएगा ऑन द प्लेइंग फील्ड, जो उसके खेलने के मैदान थे वहां वाटरलू की लड़ाई जीती गई थी। ऑन पर, उन पर। पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अब इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। आई हैव बोट ए हाउस, ही शेड। इसमें सबसे पहले जो हम ये देखते हैं कि जो हैव है वो हमेशा हैड में चेंज होता है। तो अब देखते हैं हम। ही सेड दैट ही हैज बोट ए हाउस, नहीं भाई ये तो हमारा नहीं हो सकता। ही, क्योंकि हैड तो है ही नहीं, तो हैज का है, हैव का हैज बना दिया। सेम टेंस तो नहीं होता, टेंस तो चेंज होता है। ही ही सेड दैट ही बोट ए हाउस। अब इसमें सेकंड फॉर्म ले आए, ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया, ये भी नहीं होएगा हमारा। ही सेड दैट ही वुड बाय ए हाउस, ये भी नहीं होगा। ही सेड दैट ही हैड बोट ए हाउस, मैंने बताया था ना है हैड में चेंज होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश टू विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, जो आदमी, जो बड़ा बूढ़ा आदमी था वो आगे फॉरवर्ड, आगे देखता रहा, किसकी तरफ देखता रहा? इन में, अंदर नहीं, टू से, विद, फोर,
इसका आ जाएगा 2, फॉरवर्ड 2। अब ये हमारा महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? इसमें दिया जाता है 1 करोड़ राशि का। अब भाई हमारा किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? जींद, गुड़गांव, गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला। इसे कहा जाता है जींद को। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? ग्रेट इग्रेट, मरमर पक्षी हमिंग बर्ड, काला तितली और घरेलू गौरैया। तो ये हो जाएगा हमारा काला तितर। हरियाणा की जलवायु है, कैसी हरियाणा की जलवायु? अल्पाद्र शीतोष्ण प्रकार, उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, अल्पार्द्र उपोष्णीय प्रकार, महाद्वीपीय प्रकार। तो ये आ जाएगी हमारी उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। उपोष्णीय यानी यहाँ थोड़ी बहुत यहाँ गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, और शुष्क यानी हर रोज बारिश नहीं होती, सिर्फ बारिश के मौसम में ही बारिश होती है। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? जींद, फरीदाबाद, करनाल, हिसार। ब्लू बर्ड लेक कहाँ है? हमारी हिसार में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, हिसार। तो ये इनके ऑप्शन के हिसाब से हमारा आ जाएगा अंबाला। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? कहाँ है? जींद, अंबाला, कैथल, रेवाड़ी। बाबा लदाना तीर्थ स्थान है हमारा कैथल में। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? 10 मई 2005, 7 अगस्त 1998, 1 नवंबर 1966, 17 जनवरी 1955। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 अगस्त 1998 को पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हरियाणा में हुई थी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? यानी ये चार दे रखी हैं समितियां, इनमें से और तो नियुक्त की जाती हैं, एक ऐसी समिति जो नियुक्त नहीं की जाती। सामान्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, वित्त लेखा परीक्षा ऑडिट एवं योजना समितियां, सामाजिक न्याय समितियां। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। अब मैं कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के जिलों के प्राचीन नामों को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्तमान नामों से सम्मिलित कीजिए। यानी अब ये हमारे इधर तो पुराने नाम दे रखे हैं और इधर हमारे नए नाम दे रखे हैं। तो ये बताना ये किसका क्या होता है? शायर शेख होता है सिरसा, कानौड होता है हमारा महेंद्रगढ़, कपिस्थल होता है हमारा कैथल, और पांडुपस्थ होता है हमारा पानीपत। ये ऐसे हैं, अब इसका ऑप्शन आप देख लेना कौन से ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे ये। अब ये हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे पे विचार करना है। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या नहीं है? केवल 2 सही है, 1 या 2 सही है, 1 व 2 में से कोई भी सही नहीं है, और केवल 1 सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये है हमारा केवल इसके 2 के है, ये सही है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? ये जो बड़खल झील है इसका निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1940 में। तो ये किया गया था वर्ष 1947 में। 1770 में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? जाबित खां, नजफ खां, महादजी सिंधिया, अहमद शाह अब्दाली। तो ये मिला था जाबित खां को। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो कौन सा रूप समर्पित है? लास्य नृत्य, रतवाई नृत्य, गंगौर नृत्य या मंजीरा नृत्य। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा
गंगोर नृत्य है, ये शिव और पार्वती को समर्पित है। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, हाथ में, कमर पे या माथे पे? तो छाछ आभूषण पहना जाता है हमारा माथे पे। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के 21-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं? 22, 23, 24, 25? इसका आंसर आ जाएगा हमारा 23। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2018 में, 2019 में, 2017 में या 2020 में? तो ये हुई थी 2020 में। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया? ये म्हारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई को लॉन्च हुई थी। कितने गांवों को जोड़ा गया इसमें? 5,569, 4,806, 3,560 या 3,216? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5,569। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है? जो विद्युत उपभोक्ता है उनकी संख्या कितनी है? तो ये आ जाएगा भाई हमारा ये 73,07,992। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया? 16.4, 14.2%, 15.2%, 18.2%? इसका आंसर आ जाएगा हमारा 14.2%। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी ये कहाँ है? रोहतक में है। का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? कब हुआ? 2018 में, 2016 में, 2017 में या 2019 में? तो इसका शुभारंभ हुआ था 2017 में। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? किसको किया गया? स्मित अंतिल, बजरंग पूनिया, युवराज सिंह या संदीप सिंह? तो ये हुआ था भाई हमारा सुमित अंतिल को। अब खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? खांडरा, खेवड़ा, कलुवास, उजाना? तो इसका आ जाएगा खेवड़ा। 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? कब? 2010 में। कब? उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी या अंग्रेजी? ये भाई हमारी पंजाबी भाषा को दिया गया था। और पहले हमारी इससे 2010 से पहले जो हमारी दूसरी राजभाषा थी वो थी तमिल। अरब अब हमारी है पंजाबी। 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? कौन सी? चांद चकोरी, पगड़ी, वीर घटोत्कच, वीरा शेरा? तो इसका आ जाएगा हमारा चांद चकोरी। नहीं सॉरी, इसका आ जाएगा हमारा पगड़ी। 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। ये जो कथन है ये इसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात कथनों से भिन्न होते हुए भी, यानी सामान्यतः अगर हमें कुछ कथन ज्ञात हैं उनसे अगर ये अलग भी हो लेकिन हम इन्हीं कथनों को सत्य मानना है। कोई भी कथनों को सत्य मानते हुए निर्णय करना है कि तार्किक रूप से जो तर्क दिए गए हैं यानी जो कथन दिए गए हैं ये तार्किक रूप से कौन सा या कौन से निष्कर्ष इन कथनों से निकलते हैं, यानी जो ये कथन 3 कथन दिए गए हैं इनमें से ये 3 कौन से 3 निष्कर्ष हैं जो निकल। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये क्या दे रखा है? पहले सभी चम्मच कटोरे हैं। पहले इसमें हम कुछ से नहीं चलते, सभी से चलते हैं। अभी मान लो हमने ये सभी चम्मच ले ली। ये चम्मच हो गई हमारी, सी से डिनोट कर रही हूँ मैं इसको। फिर है सभी चम्मच कटोरे हैं। कटोरे हैं यानी ये जो कटोरे हैं कटोरे के अंदर हैं चम्मच। ये कटोरे को मैं कैसे कर रही हूँ। फिर इसने क्या क्या बोला है? ये थर्ड वाला तो हमने कर लिया। अब है हमारा फर्स्ट से चलते, कुछ प्लेट चम्मच हैं यानी कुछ प्लेट हैं, प्लेट अलग से हैं। और फिर क्या बोला कि कुछ कटोरे प्लेट हैं। ये दोनों का साथ साथ बनेगा। अब देखो ये जो प्लेट है वो ऐसे जाएगी, ये प्लेट होगी हमारी।
ये चम्मच को भी कुछ प्लेट चम्मच है, यानी कुछ प्लेट चम्मच है, तो ये पोर्शन आ गया हमारा इसमें। और फिर ये जो इसने बोला कुछ कटोरे प्लेट है, ये भी कटोरे हैं, ये जो ये पोर्शन है हमारा ये कटोरे में आ गया और ये प्लेट अलग से रहेगी। इसका ऐसा बनता है डायग्राम। अब ये हमारा है कि कुछ प्लेट कटोरे हैं, निष्कर्ष निकालना है, कुछ प्लेट कटोरे हैं। अब ये जो कुछ प्लेट है ये कटोरे हैं क्योंकि ये जो कटोरे के पोर्शन में है तो ये इतनी, तो हमारा एक निष्कर्ष ठीक हो गया। फिर कुछ कटोरे चम्मच हैं, ये जो कटोरे हैं ये कुछ ही तो चम्मच हैं, बाकी तो ये जो ये इधर का पोर्शन है इधर का ये तो कटोरे ही है, तो ये हमारा जो सेकंड दे रखा है वो भी ठीक हो गया। फिर है कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच, सिर्फ ये जो यहाँ है कुछ चम्मच ही प्लेट है, तो हमारा ये थरी वाला भी ठीक हो गया। तो अब ये देख लो कौन से में ये दे रखा है कि तीनों ठीक है, तो ये दे रखा है हमारा सभी इसमें सी पार्ट, इसका आंसर आ जाएगा। अब भाई ये हमारा ये क्वेश्चन, ये संख्यात्मक एक श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला में क्या करना है। ये अब देखो 27 किसकी 3 की 3 होता है, फिर 216 6 की 3, फिर ये 9 की 3, अब यहाँ आ जाएगा 12 की 3, और ये होगी फिर 15 की 3। अब इसका अब इसको 12 की क्यूब क्या होती है, 12 की क्यूब होती है 1728, ये इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। फिर ये बी सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अब अब ये देखो इसमें ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है, कौन सा पद अलग है, 5 15 20 24 25 में से कौन सा अलग है। ये सभी तो 5 से भाग हो रहे लेकिन 24 नहीं हो रहा, इसलिए 24 इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये दे दिया हमारा, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड अबो का कोड है दा पाता, तो कैसे करेंगे इसको हम, मान लो ये ओवर एंड अबो का कोड दे दिया दा पाता, तो ओल्ड एंड ब्यूटीफुल का है सा ना पा। अब देखो एंड दोनों में कॉमन है तो पा दोनों में कॉमन है, तो एंड का कोड क्या आ जाएगा, एंड का कोड आ जाएगा पा। अब भिन्न पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कुटी, तो ये ये सीरीज दे रखे भाई, इसमें ये आगे से पीछे कर रखे ये। अब देखिए ये टून है TUNE, तो क्या कर रखा है, टी तो बीच में ले दिया और यू बाद में, फिर एन की कोई पोजीशन चेंज नहीं की गई है और ई को फर्स्ट ले आए हैं। इसमें देखो क्या कर रखा है, इसमें प्ले टी सेकंड नंबर पे है, फिर ये फोर्थ पे गया हमारा एल, और ये अपनी जगह पे है, वाई आगे आ गई, ये भी सीरीज में है। अब ये हमारा मोर का देखो, आर अपनी जगह पे है, आर अपनी जगह पे नहीं आ भाई, एम आना चाहिए था, ये हमारा गलत हो गया, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट। अब है अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित किए जाने थे, वह केवल 70 बच्चों में चॉकलेट वितरित कर सका ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सके, वितरण के लिए कुल कितने चॉकलेट थे, यानी चॉकलेट कितने थे हमें वो निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चॉकलेट मान लेंगे, पहले वो कितने बच्चों में बांट रहा था, चॉकलेट एक्स, मतलब चॉकलेट हमने मान ली एक्स, वो कितने बच्चों में बांट रहा था 100 में, तो टोटल चॉकलेट कितनी होगी 100x होगी, लेकिन उसने बांटी कितनों में है 70 बच्चों में, और 70 बच्चों में एक्स तो वो पहले देने वाला था और 3 ज्यादा मिल गई सभी को, तो ये आ गया। अब है 100x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 70x प्लस ये आ गया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये है, ये इधर प्लस का था इधर जाके माइनस का, तो ये हो गया 30x ये, और x इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 7 7 आ गया।
तो अब टोटल कितने थे टोटल चॉकलेट कितनी थी 100 × 7 यानी 700 इसका आंसर आ जाएगा। अब भैया हमारा निम्नलिखित में से भिन्न पद ज्ञात कीजिए। भिन्न पद ज्ञात करना भाई इसमें अलग अलग क्या है पंखुड़ी फूल अंगुली हाथ ईंट दीवार सभा भवन कुर्सी। देखो पंखुड़ी से फूल बनता है पंख बनता है और जो अंगुली है अंगुलियों से हाथ मेरे होती है अंगुलियां भी और ईंटों से दीवार बनती है लेकिन सभा भवन कुर्सियों से नहीं बनता सभा भवन में तो और कई चीजें होती हैं इसलिए इसका डी आंसर आ जाएगा। अब ये दे रखा है ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। यानी ये एक दे रखा है इससे ये नंबरिंग कर रखी है और ये देखना है कि हमें किससे सार्थक शब्द बनता है कि नहीं। पहले ये जो नंबरिंग दे रखी है हम इनके हिसाब से इस स्पेलिंग को लिख लेंगे तभी तो हमें ये पता चलेगा कि वर्ड बन क्या रहा है। इसका वर्ड बनाएंगे अब तो हम देखो ऐसे 5 पे दे दिया पहले यानी H 3 पे दे दिया फिर A फिर 2 पे दे दिया N और 1 पे दे दिया G और 4 पे दे दिया E और 6 पे दे दिया R। ये हैंगर हो गया भाई यही बन गया हमारा ये पार्ट ही इसका आंसर आ जाएगा हैंगर। ये हमारा वर्ड बन गया इसका। इस प्रकार एंगल्स का संबंध ये है उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध किससे। अब देखो भाई इसमें क्या संबंध दे रखा है ANGLES। हाँ ये आ गया भाई देखो ये पलट रखे हैं ANG क्या कर रखा है देखो ANGLES एंगल्स का क्या बना दिया GNASEL। तो हमें किसका बताना है SQUARE। अब इसका देखो ये ए इधर लिया है एन की जगह और जी आगे यानी क्यू क्यू की जगह यू आगे और एस यहाँ। फिर इसमें क्या किया है पीछे से पलट दिया है CL तो ERA ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब ये देखते हैं हम कौन से में दे रखा है हमारा कौन से में है ये SQSERA UQ ये भी नहीं डी पार्ट आंसर आ जाएगा भाई हमारा इसका। ये जिस प्रकार ब्लंट का संबंध इससे है ये नंबरिंग छोटी बड़ी कर रखी है भाई इसमें और कोई नहीं कुछ चेंज नहीं कर रखा। आप देखो थोड़ा सा चेंज भी कर रखा है भाई देखो BLUNT ब्लंट का क्या बनाया LBUTN। तो इस शार्प का क्या बनेगा SHARP। शार्प का क्या बनेगा भाई ये सेकंड वाला ये H यहाँ छोटा फिर B बड़ा है तो S बड़ा फिर U की जगह है लेकिन स्मॉल हो गया फिर ये T बाद से ये R यहाँ आ जाएगा ये P आ जाएगा यहाँ और R यहाँ इधर चला जाएगा स्मॉल बन जाएगा ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये कौन से में है ib HSPR ये B में है भाई हमारा। अब ये देखो हमारी पूरी श्रृंखला दे रखी है इतनी बड़ी दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा। पहले तो भैया हम इसका मध्य कुल देखेंगे कितनी है फिर मध्य देखेंगे और फिर हम इसका आगे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है भाई ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मैंने छोड़ दिए थे। एम आ गया हमारा मिड पॉइंट। फिर मध्य घटक से दाई ओर होता है इस साइड। तो ये दाई ओर तीसरा, 1 2 तीसरा आ गया एच। इसका वही हमारा ये जो एच है ये आंसर आ जाएगा, यानी सी पार्ट। अब भाई ये संख्या दे रखी है हमारे से, ये दे दिए और ये पूछ रखा है एक्स की जगह क्या आएगा। देखो दे क्या क्या रखा है हमें, 0 7 26 एक्स 1 ये और ये। अब देखो इसमें यह सीरीज चला रखी है 1 की 3 घटा 1 यानी 0। फिर 2 की 3 घटा 1 यानी 7। 2 की 3 8 और घटा 1 7 आ गया। फिर है हमारी ये सीरीज में ये 3 की 3 घटा 1, ये हो गया हमारा 3 की 3 27 घटा 1 26। फिर यहाँ आ जाएगा भाई हमारी 4 की 4 घटा 1 यानी 64 घटा 1 यानी 63। इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। अब ये नीचे दिए शब्दों के ये वर्ण ये दे रखे हैं, ये एक स्पेलिंग दे रखी है। इससे ये बताना कि इनमें से कौन सा वर्ड बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। ये देखो POISON, इसमें भाई देखो डबल ओ नहीं है, इसलिए ये नहीं बन सकता। REVISIT, ये देखो REVISIT नहीं है भाई इसमें, इसलिए भी नहीं बन सकता। NERVOUS, ये बन गया भाई हमारा सी पार्ट। इसका सी आंसर आ जाएगा। आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने में जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे, आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसे चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे, आप उसे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे क्वेश्चन वही है, पॉजिटिव चलते हैं इसमें, जितना पॉजिटिव चलते हैं वही हमारा आंसर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। यानी आप उसको वेतन के साथ अवकाश भी दोगे और उसका जो दवाइयों का खर्च है, चिकित्सा का खर्च है, वो भी आप ही उठाओगे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गए भाई। हम ABCDEF 6 व्यक्ति हैं। अब ये इसमें लंबाई का वो दे रखा है, इसका देखो हम इस तरह से बनाएंगे। अब ये देखो सी है, हम जो बड़ा है वो उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है उसको नीचे लिखेंगे। सी है वो डी से बड़ा है, यानी सी बड़ा है और डी छोटा है। फिर है ए सबसे छोटा है, ए को भाई हम यहाँ कहीं लिख लेते हैं कि ए सबसे छोटा है। अब देखो बी और डी बराबर आयु के हैं, अब बी और डी बराबर आयु के हो गए। यहाँ डी है वो ई से बड़ा है, डी ई से बड़ा है, तो ई यहाँ आ गया भाई हमारा। ई है वो एफ से छोटा है, इनमें से तो सबसे बड़ा था लेकिन एफ से छोटा है, तो एफ सबसे बड़ा यहाँ ऊपर आ गया। अब ये पूछ रखा है बी से बड़े कौन है, बी से बड़े कौन कौन आ गए भाई, सी और एफ, यही हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू गाइज, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। मैं प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी देख लेना। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।